हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, जो कि जरूरी है। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरुआत करेंगे आपके क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, ज्यादा परेशान करने वाला चैप्टर नहीं है। बेचारे की एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है ना, और एक ही तरीके के सवाल हैं, ठीक है, और एक ही कॉन्सेप्ट है जिस पे बात करनी है, और वो है कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम लोग क्या काम करेंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, वो पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा। आज इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो फिर आप गणितीय आगमन सिद्धांत पर कभी भी कहीं भी कोई भी सवाल आपको मिलेगा तो आप किसी भी एनसीईआरटी को छोड़ दो, एनसीईआरटी को छोड़ दो, किसी और बुक में भी अगर आप देखोगे तो आप सारे सवाल आसानी से हल कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बातें समझ करके, और ज्यादा दिमाग भी इसमें खर्च नहीं होगा। जैसे आपने अभी बड़े भारी भरकम चैप्टर करके आए हो, फंक्शन करा था, फंक्शन के बाद हमने त्रिकोणमितीय फलन किया जिसमें बहुत लंबे चौड़े वीडियोज आए हैं, तो उससे बहुत ही हल्का चैप्टर है। तो हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे 4.1, एक ही एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है, और इसको क्वेश्चंस के अंदर इस संबंधित कैसे क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। ठीक है, तो जस्ट बिफोर इट, इसको हम समझने से पहले हमें एक वर्ड इसमें दिख रहा है जैसे आगमन, जिसको अंग्रेजी में कहा गया है इंडक्शन। क्या कहा गया है? इंडक्शन। तो पहले इस इंडक्शन को समझने का प्रयास करें, इंडक्शन को मीनिंग, क्योंकि जब चीजें बेहतर समझ में आती हैं अगर प्रॉपर तरीके से सब मीनिंग पता हो, है ना। तो आपको गणितीय भी पता है, गणितीय का पता है, सिद्धांत भी पता है आपको, और आगमन क्या होता है यानी कि इंडक्शन क्या होता है इसको भी जान लें, शब्द की का अर्थ भी जान लें, तब आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज इंडक्शन? व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन क्या है भाई? जब किसी चीज की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है ना, कोई नई चीज पैदा होती है तो इसको हम इंडक्शन कहते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई चीज पहले से कहीं पे उपस्थित थी, प्रेजेंस थी, उस चीज की उपस्थिति की वजह से कोई नई चीज पैदा हो जा रही है, तो उसको हम कहते हैं इंडक्शन। और इसको समझाने के लिए क्लास 10th में शायद आपने एक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, विद्युत वाले चैप्टर के अंदर एक पढ़ा था कि जब हम किसी वायर से करंट पास होता है, जब धारा बहती है, आई धारा बहती है, तो क्या होता है इसमें? जब करंट पास होता है तो इसके चारों तरफ, इस धारावाही चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही बन जाती है। यानी कि करंट की प्रेजेंस की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जा रहा है, इसको हम इंडक्शन भी कहते हैं। इसको हम इंडक्शन भी कहते हैं। आगमन हो जा रहा है किसका? विद्युत क्षेत्र का, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये शायद बच्चों ने कुछ ने नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गए होंगे, लेकिन क्लास 12th के अंदर, 11th के अंदर जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो विद्युत वाला चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहां इस इंडक्शन का बहुत यूज होना है, तो तब आपको इस इंडक्शन शब्द का अर्थ बहुत ही कायदे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इतना ध्यान रखें कि मैं थोड़ी सी बात आपको बता के चलता हूं कि किसी चीज की, है ना, किसी चीज वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, किसी चीज की प्रेजेंस की वजह से, है ना, प्रेजेंस की, ठीक है ना, प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, वजह से नई चीज का, किसी नई चीज का पैदा होना जो है वो इंडक्शन कहलाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, आपके पास में। तो अब हमने इस इंडक्शन को हम पढ़ेंगे, जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, गणित में पढ़ेंगे, तो क्या होगा, क्योंकि क्या होगा हमारे पास में, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग इंडक्शन पढ़ रहे हैं, सामान्य इंडक्शन तो आपने समझ लिया कि अर्थ क्या है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है गणितीय आगमन यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल, थोड़ा अंग्रेजी में ध्यान रखना है बेटा, आप लोग बहुत बड़े हो गए हो। मैथमेटिकल, ठीक है ना, इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होगा कि कोई अगर हमारे पास में मैथमेटिकल फैक्ट है, मैथमेटिकल, है ना, मैथमेटिकल कोई भी फैक्ट है ना, और उससे कोई न्यू फैक्ट बन जा रहा है, तो नया फैक्ट, नई चीज बन के आ रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास में मैथमेटिकल इंडक्शन है। मैथमेटिकल फैक्ट का मतलब कोई भी गणितीय कथन हो, कोई स्टेटमेंट हो, है ना, गणितीय आपके पास में क्या हो, कोई भी कथन हो सकता है ना, आपके पास में, तो उस कथन से हम कोई नई चीज निकाल लें, कोई नया कथन निकाल लें, या नया रिजल्ट कोई निकाल लें आपके पास में, है ना, नया रिजल्ट निकाल लें,
तो इस प्रक्रिया को हम लोग कह देंगे कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन है, गणितीय आगमन है, ठीक है ना। हिंदी में भी अगर ध्यान दें तो ये है गणितीय आगमन है ये हमारे पास में, ठीक है। तो अब एक बात और विशेष ध्यान रखनी है बेटा आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर के अंदर ये तो मैंने बातें सिर्फ बताई हैं, इंडक्शन का सिर्फ अर्थ बताने का प्रयास किया है, इतना पर्याप्त है। आप इंडक्शन का अर्थ आगे जब बढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा। प्रेरण भी कहते हैं हिंदी में इसको, आगमन को, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर जो चीज पढ़नी है वो पढ़नी है गणितीय आगमन का सिद्धांत, है ना, आपके पास में। तो ये चीज हमें पढ़नी, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं हेडिंग के रूप में आपके सामने, ठीक है। ये क्या होता है, शॉर्टकट में इसको मैं PMI भी कह सकता हूं। PMI का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अगर कहीं मैं शॉर्टकट में PMI लिखूं तो घबराने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका इस्तेमाल पहले कहां होता है, पहले उसको जान लो। कोई आपको मैथमेटिकल फैक्ट दिया होगा, ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट दिया होगा और उस फैक्ट को, उस नियम को, या उस मतलब जो आपको दिया गया हो, गणितीय रूप कुछ दिया गया हो, गणितीय सूत्र है या गणितीय कोई भी आपके पास में कथन है, उस कथन को हम सत्य है या असत्य है उसकी जांच करते हैं इस सिद्धांत के साथ। मतलब इस सिद्धांत से हम उस कथन की या जो भी स्टेटमेंट आपके पास में उसकी सत्यता की जांच करते हैं। ऐसे अभी बातों से समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं लिखना शुरू करूंगा बोर्ड पे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो बेटा इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं एक उदाहरण लेके चलता हूं और तब आपको समझा दूंगा मैं क्या। सपोज कर लो एक रिजल्ट है मेरे पास में कि 1 + 2 + 3 + 4, है ना, प्लस अप टू n, है ना, ये बराबर होता है n × n+1। एक रिजल्ट है ये। क्लास 10th में एक श्रेणी थी सामांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन थी, तो जहां पर हमने इसको पढ़ा था। लेकिन कोविड के समय जिन बच्चों ने 10वीं करी है तो वो ये इनके सिलेबस से कट गया है मैटर। तो घबराने वाली बात नहीं कि कुछ उसका इस्तेमाल करूंगा, बस अभी याद रखो कि एक फॉर्मूला है ये जो आपके जीवन में पहली बार आया है, और इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला आपके पास में सत्य है यानी कि ट्रू है या असत्य है या फॉल्स है, इसको वेरीफाई करना विद द हेल्प ऑफ गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है। इस रिजल्ट को हमें प्रूफ कैसे करना है, एक तरीका होता है ना। गणितीय आगमन का सिद्धांत ये कहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो n है, बेसिकली यहां पर जो n लिखा, देखो ये n है, ठीक है ना, n है। फॉर n क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या समझते हो ना कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू, है ना, जिसका अंत ही नहीं है, अपरिमित समुच्चय है, कि सभी n के लिए, n की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, ठीक है ना, n की वैल्यू हम 2 ले लें, n की वैल्यू हम 3 ले लें, n की वैल्यू हम 4 ले लें, तो ऐसे करते जाएं तो ये रिजल्ट हमेशा ट्रू रहेगा, सत्य रहेगा। मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत यही हमें बताता है कि किसी भी प्राकृतिक मान के लिए, n के किसी भी प्राकृतिक संख्यात्मक मान के लिए, यानी कि n का मान इनमें से कुछ भी अगर ले लेंगे तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा। इस चीज को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से अगर प्रूव करें तो गणितीय आगमन सिद्धांत ये कहता है कि ये हर एक मान पर, ठीक है ना, ये सत्य होगा, ठीक है। तो इसको ट्रू करने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे करें, इसको समझें। हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रू करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैं प्रूफ कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि n = 1 के लिए देखता हूं, क्योंकि n क्या है, बेसिकली n क्या है, n हमारे पास में है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो अगर हम ट्रू करें, देखो n = हम बात करते हैं 1 के लिए, तो 1 का मतलब क्या हो गया। अच्छा यहां ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इस n का मतलब क्या है, इस n का मतलब क्या है, इस तरफ इस n का मतलब है, n का जो मीनिंग है याद रखना है, ये बात बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं। n का मतलब है कि पदों की संख्या से है, पदों की संख्या, लेफ्ट है ना आपके पास में, n का मतलब पदों की संख्या। इट मींस जब हम n = 1 लेंगे, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं केवल एक पद की। तो हम जब एक पद की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का एक पद 1 है, ये हमेशा बराबर होना चाहिए, इधर की तरफ आ जाओ क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n।
इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड एक फॉर्मूला से बना है, तो इधर भी हम 1 भरेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना आपके पास में। देन 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, इसको अगर आप सॉल्व करें, ध्यान से देखें अगर, तो 2 अपॉन 2 दैट इज 1, है ना। 1 इज इक्वल टू 1, तो यानी ये कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए ये चीज सत्य है। क्या है? सत्य है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से हम n इज इक्वल टू 2 के लिए देखें, 2 के लिए देखें बेटा, तो अगर मैं इसे 2 के लिए देखूंगा तो इट मीन्स क्या है कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या में 2 लेनी है, यानी कि तब हम क्या करेंगे, 2 पद ले लेंगे शुरू के, 1 प्लस के 2 इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे n की जगह क्या भर देंगे हम लोग, 2 भर देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, चेक कर लो दोनों तरफ से सत्य होगा नहीं होगा। 2 और 1 3 बराबर, देखो 2 से 2 कटा, 2 और 1 3, तो ये भी सत्य है ना। तो ये कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2 के लिए भी सत्य है ना, सत्य है। तो ऐसे आप अगर n इज इक्वल टू 3 के लिए देखो, n इज इक्वल टू 3 के लिए देखो, है ना, तो हम लोग 3 के लिए मतलब 3 पद ले लेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, बराबर होना चाहिए, यहाँ पे n की जगह 3 भर देंगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन 2, और ये कटेगा 2 बार, 2 3 6, 6 बराबर 6, देखो तब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर हो जा रही है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 के लिए भी ये फैक्ट जो दिया गया है के लिए ये हमारे पास में सत्य है, के लिए ये सत्य है ना। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स पे सब पे ये सत्य होगा, लेकिन ऐसे क्या ऐसे कर पाएंगे क्या, ठीक है ना। 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, अरे नेचुरल नंबर तो अनंत होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनका तो अंत ही नहीं है, कहां तक चेक करेंगे, क्या पता किसी पे फॉल्ट आ जाए आगे जाके, क्या पता किसी वैल्यू के लिए इस बात सत्य ना हो, तो हम ऐसा कैसे इसको प्रूव कर देंगे। तो ये तरीका आई थिंक नहीं, ये तरीका बिल्कुल सरासर गलत होता है। इस तरीके से आप किसी भी फैक्ट को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ही वैल्यूज के लिए आप देख पाओगे, है ना, कि ये कथन सत्य है या नहीं है। तो बेहतर ये है कि हमें एक ऐसा सिद्धांत बनाएं, है ना। एक मिनट जरा कॉल आई है यार। तो हमें एक ऐसा सिद्धांत बनाना पड़ेगा जिससे हम लोग इस रिजल्ट की वैलिडिटी यानी कि इसके ट्रू होने को हम ट्रू मतलब इसको सत्य सिद्ध कर सके, सीधी बात यह है। तो इसके लिए ही हम लोग प्रयोग में लाते हैं PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इन गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये गणितीय आगमन का सिद्धांत नहीं है, ये तो एक देसी तरीका है किसी भी फैक्ट को चेक करने का कि वो सत्य है या नहीं है, लेकिन इससे ये पूरा फुल प्रूफ नहीं है, इसको आप आसानी से नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करते हैं यार, फिर कैसे करते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है। तो मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ बताने की बात थी। अब हम कहानी शुरू करते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत की, कि कैसे इस जो हमें फैक्ट दिया है, ये जो कथन दिया गया है, इसको हम कैसे चेक कर पाएंगे कि सत्य है या असत्य है। इस PMI के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर बेटे हमारे 3 स्टेप में हम इस काम को करते हैं। स्टेप 1, देन स्टेप 2 एंड देन स्टेप, है ना, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो इन तीनों स्टेप्स के अंदर हम वेरीफाई करते हैं, और अगर ये तीनों स्टेप प्रॉपर वेरीफाई हो जाते हैं, किसी भी स्टेटमेंट, कथन या कोई भी सूत्र आपको अगर दिया हो उसके लिए, तो हम कहते हैं कि भाई ये चीज सत्य है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, ऐसे मैं थ्योरेटिकली इसको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होने के आपके पूरे चांस हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को ही इस सिद्धांत के हिसाब से सॉल्व करके दिखाता हूं, और आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, यही पैटर्न, यही तरीका रहेगा किसी भी सवाल को गणितीय आगमन विधि से या गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करने का, ठीक है। सबसे पहली बात आपको करने क्या है, देखो मैं शुरू करता हूं, अब मैं शुरू करता हूं गणितीय आगमन सिद्धांत से कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट दी गई होगी उसको आप कोई भी कथन कह लेंगे, इस तरीके से PN। ये PN का मतलब क्या है, PN का मतलब है कि PN कोई भी कथन होगा, कोई भी स्टेटमेंट जो आपको दिया गया क्वेश्चन होगा, जो दिया गया होगा, जैसे हमें ये दिया गया है, तो PN हमारे पास में एक कथन है, PN हमारे पास में एक कथन है जो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही अप टू n तक अगर लेके जाएं, तो कहता है कि ये n × n+1/2 के बराबर है। जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है वो ऊपर ही लिखा रहने दो, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये PN को हम सबसे पहले इस तरीके से लिख देंगे कि PN कोई भी हमारे पास में एक स्टेटमेंट को हमने PN कह दिया, ठीक है।
देन सबसे पहला काम हम करेंगे इसमें स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैं लिखता भी चलूंगा साथ साथ आपको समझाता हुआ। इन स्टेप 1 PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर बेटा आपको n इजिकल टू 1 के लिए है ना जांच करनी है, चेक करना है, जांच करनी है मतलब इस रिजल्ट की जांच करनी है n इजिकल टू 1 के लिए। और अगर ये n इजिकल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है तब हम लोग बढ़ेंगे स्टेप सेकंड के लिए, है ना, स्टेप सेकंड के लिए। स्टेप सेकंड में क्या होगा अभी बताऊंगा, अभी नहीं बताता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस स्टेटमेंट को स्टेप 1 यहां में डाल दे रहा हूं। स्टेप 1 प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, n इजिकल टू 1 के लिए हम लोग जांच करेंगे, है ना। और जो मैंने अभी किया ही था, n इजिकल टू 1 का मतलब n क्या दिखाता है, n दिखाता है पदों की संख्या। तो इसका मतलब इसमें से हम जो p n की जगह 1 रखेंगे तो p1 सच दैट, ये दो बिंदियां आपको पता ही समुच्चय सिद्धांत में भी इस्तेमाल हुई थी, कॉलन के p1 1 का मतलब n की जगह हमने 1 भरा है। तो ये कैसा हो जाएगा, हम लोग लेंगे केवल एक पद बराबर होगा इसमें इधर इसकी, देखो उसके अंदर दो साइड है, एक साइड तो ये है, एक साइड ये है। तो इस साइड में तो n इजिकल टू 1 का मतलब पहला पद आ जाएगा और इधर की तरफ हम लोग n का मान 1 भर देंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो उसको जब हम वेरीफाई करेंगे तो p1 जो है बेसिकली सच दैट 1 इज इक्वल टू 1 और 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो 1। तो p1 जो है 1 इज इक्वल टू 1 है, जो सत्य है मेरे बेटे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही कहा था कि हमने स्टेप 1 में n इज इक्वल टू 1 के लिए जांच करनी है, और अगर जांच सही पाई जाती है देन हम लोग जाएंगे स्टेप सेकंड की तरफ, ठीक है ना। और हम फिर किसी भी n इज इक्वल टू k, और k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर के लिए k के लिए फिर हम इसको मान लेंगे, है ना। मान लेंगे, क्या कर लेंगे, n इज इक्वल टू k के लिए जो हमारे पास में pk होगा उसको हम सत्य, ठीक है, सत्य मान लेते हैं। ये k क्या है, देखो अभी मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया था अभी आपके सामने, है ना, 1 2 3 4 5। अभी हमने आपको करके दिखाया कि 1 के लिए तो हमने चेक कर लिया ये, है ना, 2 के लिए नहीं चेक करेंगे, 3 के लिए नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कोई रैंडमली हमने कह दिया कि k के लिए चेक कर रहे हैं, k का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है ना। तो हम किसके लिए चेक करेंगे, हम किसके लिए करेंगे, k के लिए। n इज इक्वल टू k के लिए चेक नहीं करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि सत्य है। अगर पहला सत्य है तो मान लेंगे कि ये इसके लिए भी सत्य है। मतलब क्या है, स्टेप सेकंड में ध्यान दें, स्टेप सेकंड के अंदर कि n इज इक्वल टू k के लिए यहां लिख लेंगे माना n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है नहीं, जो pk होगा, pk मीन्स pn था तो n की जगह हम k रखेंगे, तो pk हम लोग सत्य मान लेंगे, सत्य है। इसका मतलब यह आ जाएगा कि pk सच दैट कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक, k तक, ये k n की जगह k रखेंगे ना, इज इक्वल होगा k इंटू और k प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। इसको हम यहीं पे इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। मुझे लग रहा है इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप क्या था कि n इजिकल टू 1 के लिए वेरीफाई करके देखेंगे, सत्य हो जाता है तो n बराबर k के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सत्य मान लेते हैं, अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, आपके पास में। फिर इसके बाद इतना करने के बाद जो स्टेप थर्ड होगा, हम ये प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। क्या सिद्ध करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है ना, आपके पास में pk प्लस 1 जो है सत्य है। बस सबसे भारी भरकम काम यही है, मतलब मेन जो काम है वो थर्ड स्टेप के अंदर ही है। ऐसा क्यों हुआ, अब कहोगे सर जी आपने k के लिए मान के चल लिया, हमने सपोज कर लिया k के लिए तो हमने सत्य कह लिया, है ना, आपके पास में इसमें सेकंड स्टेप में। तो k प्लस 1 के लिए हमें क्या करना है, इसको सत्य सिद्ध करना है। और सिद्ध करना कैसे है, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, इस सत्य की हेल्प से हम लोग इस k की हेल्प से, यानी कि स्टेप 2 की हेल्प से स्टेप थर्ड को सिद्ध करेंगे। और यही तो इंडक्शन था कि किसी चीज की वजह से किसी नई चीज का आगमन हम लोग करेंगे, तो इसी को कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, इसी को कहते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत।
कि इस स्टेप सेकंड हमने इसको मान लिया कि सत्य है, माना ऐसे नहीं था। अगर पहला स्टेप फुलफिल हो रहा था n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर सही है तो हम मानते तभी हैं जब n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य होगा। तो n इज इक्वल टू k के लिए जो हमने माना, इसके इंडक्शन की वजह से इस वाले को हम लोग सत्य सिद्ध करेंगे। और अगर ये 3 स्टेप में हो जाएगा तो फिर आप कहोगे हो गया भाई काम, है ना। फिर कहोगे कि हाँ ये कथन जो है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सत्य है, जो कि गणितागमन का सिद्धांत हमारे से करवाता है। भाई देखो ना, अगर सपोज कर लो आप सपोज कर लो आपने यहां पे k की जगह 2 लिखा, तो जब आप 2 लिखोगे तो सीधी बात है जब 2 के लिए सत्य है तो 2 + 1 के लिए तो सत्य अपने आप हो ही जाएगा, यानी कि 3 के लिए भी सत्य हो जाएगा। भाई यही तो कहता है कि अगर k के लिए सत्य है, हम जब इसको सिद्ध कर देंगे तो k + 1 के लिए भी सत्य दिखाएंगे। अगर आप k का मान 100 रखो तो 100 में 1 जोड़ दो तो 101 के लिए भी सत्य हो जाएगा। तो यानी कि एक चेन बन जाएगी कि हमने 1 के लिए तो चेक कर ही लिया, 1 के लिए सत्य है, फिर 2 के लिए अगर सत्य है तो सीधी बात है वो 3 के लिए भी सत्य होगा, क्योंकि हमारे पास पता है जब k के लिए सत्य है तो k + 1 के लिए भी तो सत्य है उससे अगले स्टेप के लिए। 3 के लिए सत्य है तो इसका अगला स्टेप 4 के लिए भी सत्य हो जाएगा, और 4 के लिए सत्य है तो 5 के लिए भी सत्य हो जाएगा, 5 के लिए है तो 6 के लिए भी हो जाएगा। ऐसे ही जिंदगी भर चलता रहेगा। तो हमने पूरे नेचुरल नंबर्स के लिए ना दिखा करके ये एक सिस्टम बना करके, और ये रिप्रेजेंट करेगा, एक चेन बन जाएगी किसकी, नेचुरल नंबर्स की, और वो बताएगा कि ये पूरा का पूरा कथन इसके लिए सत्य है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग कैसे प्रूव करना है। बस इसी में ताकत है, इसी में जान लगानी है, स्टेप 3 के अंदर ही। तो अगर ये चीज आप समझ लेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। देखिए, तो स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, नहीं सिद्ध करना है, सिद्ध आपके पास में करना है कि pk+1, ठीक है ना, pk+1 क्या होगा आपके पास में सत्य है, ये सिद्ध करना है। इसको मैं ऊपर भी लिख सकता था यार, जगह यहाँ पे, कि pk+1, ठीक है ना, ये आपके पास में सत्य है, ये हमें सिद्ध करना है, सत्य है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, मैं देखो अब सुनो मेरी बात, सुनो, उठाओ इसको यहां से। तो pk+1 क्या बनेगा, pk+1, देखो ध्यान से देखना मेरी बात। k+1 का मतलब है n की वैल्यू k+1 है, k+1 पद लेने हैं, तो 1 2 3 4 अप टू, देखो ध्यान से सुनो, k पद तो यहां तक थे, k तो थे ही, लेकिन k से अगले वाला पद क्या बनेगा, k+1। ठीक है ना, समझ नहीं रहे हो, 1 2 3 4 k तो थे ही हमारे पास में, है ना। हमें इस k से भी एक पद आगे बढ़ना है, तो इससे एक पद k+1 ही तो होगा। जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो k के बाद तो k+1 ही आएगा। इसका मतलब ये बराबर होना चाहिए किसके, इधर की तरफ n की जगह k+1 रख देंगे हम लोग। ठीक है ना, n की जगह k+1 रख देंगे तो आ जाएगा k+1, इसमें रख रहा हूं मैं यहाँ, इंटू k+1 एंड +1 अपॉन 2, या इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ मैं तो k+1, ठीक है ना, इंटू k+2 अपॉन 2। तो मुझे मेरा काम ये है, अब मेरे पास सवाल ये तैयार हो गया कि इस साइड को मुझे इसके इक्वल दिखाना है। अगर ये मैं दिखा देता हूं तो मेरा गणितीय आगमन सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, तो सिद्ध करना है कि pk+1, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे यार, सिद्ध करना है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए, ठीक है ना, के लिए pk+1, ठीक है ना, pk+1 सत्य है। अब ध्यान दो, ऐसे लिखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, अब ये तो स्टेप समझ में आया ना भाई, यही लिखना था मुझे, इसके ज्यादा कुछ नहीं। मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि मैं इस स्टेप को आपको बेहतर तरीके से और अच्छे से सामने इधर समझा दूं। ठीक है, तो ध्यान देंगे बेटा, देखो ध्यान देंगे। तो जब हम ठीक है ना, हमें इस pk+1 को प्रूव करना है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ये वाली साइड लेकर के चलेंगे और ये वाली साइड बना देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं pk+1, ठीक है नहीं, pk+1 जो हम लेके चल रहे हैं, 1 + 2 + 3 एंड +4 एंड सो ऑन अप टू k एंड देन k+1। ठीक है नहीं, आपके पास में ये वाली साइड में इसकी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैं प्रूफ ही करना था ना, अब मैं इसकी साइड लेके चल रहा हूँ ऊपर वाली। ठीक है ना, यहाँ पे चाहे तो लिख दो आप, चाहे तो आप लिख दो, ठीक है ना, ऐसे लिख दो, कैसे, लेफ्ट हैंड साइड
किसकी लेके चल रहा है, ये वाली, ऐसे करके कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k इंटू k + 1, है ना, यही तो लेफ्ट हैंड साइड है, इस p k + 1 की लेफ्ट हैंड साइड तो यही है। अब ध्यान दो, इसको हमें बेसिकली ये बनाना है, ठीक है ना, ये बनाना है, बहुत आसान है। हम लोगों को यूज क्या करना है, इंडक्शन किसका होना है, किसकी किसकी सहायता से करना है, स्टेप 2। आप देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं एक बात बताऊं आपको, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे डॉट 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 k इंटू k + 1 है, तो अगर ध्यान दो आप, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो व्हाट इज दिस, अगर आप सेकंड स्टेप में देखो तो इसकी वैल्यू हमें कुछ पता है, क्योंकि इसके लिए तो हमने सत्य मान ही रखा ना, माना k + 1 के लिए सत्य है, तो इस स्टेटमेंट को यूज करने में क्या दिक्कत है, सत्य बातों का इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इसकी जगह जाए k इंटू k + 1/2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे k इंटू k + 1/2 प्लस ये वाला k + 1, ठीक है ना, आपके पास में इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 2, या एक काम कर लो, एलसीएम क्यों ले रहे हो आप, k + 1 कॉमन निकाल लो, है ना, k + 1 जब कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा k/2 एंड +1, ठीक है ना, तो k + 1, ठीक है, और ये आ जाएगा एलसीएम लेकर के k + 2/2, सही करके अगर लिखा जाए तो k + 1, है ना, एंड k + 2/2 चेक कर लो, विच इज योर राइट हैंड साइड, जो आपकी राइट हैंड साइड है ना। इसका मतलब क्या है, अतः हम यहां लिखेंगे अतः n = k + 1, ठीक है नहीं, k + 1 जो बात यहां लिखी थी मैंने, के लिए pk + 1 जो है मेरा, pk + 1 सत्य है ना, सत्य है। अतः 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक, n इंटू n + 1, मतलब ये क्या चीज थी जो दिया गया क्वेश्चन था, दिस वन, है ना, ठीक है नहीं, n = 1, n = k एंड n = k + 1, ठीक है नहीं, के लिए सत्य है, अतः, ठीक है ना। आपके पास में एक लाइन लिख सकते हैं, देखो आपकी किताब में कैसी लाइन लिखी है इन्होंने, ठीक है, आपके पास में, ठीक है नहीं, हाँ, तो अतः यहां से मैं स्टार बना के वो लाइन यहां लिख दूंगा थोड़ी सी, ठीक है ना, यहां पे, ठीक है नहीं, अतः n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ठीक है ना, 1 + 2 + 3 एंड +4 अप टू n = n इंटू n + 1/2 सत्य है, सत्य। ये तो भाई गणित आगमन सिद्धांत कहता क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये रिजल्ट सत्य होगा, वो यही तो कहता था, हमने प्रूव कर दिया सत्य होगा जी सत्य, कोई दिक्कत नहीं है। शायद चीजें आपको बेहतर समझ ना आई हो, क्योंकि दिस इज न्यू, ये आपके लिए बहुत नई चीज है, इससे पहले ऐसी कोई चीज आपने पढ़ी नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा समय दोगे और थोड़ा से देखो, क्वेश्चंस भी इसके अंदर 24-25 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, एग्जांपल्स भी जब आप कर लोगे ना, मैं ये कह रहा हूँ एक्सरसाइज के जब पहले 5 भी क्वेश्चन आप कर लोगे ना, फिर आप कहोगे सर कुछ ना है ये, ठीक है ना, ये कुछ ना है, क्योंकि जो काम है ना मेन, वो स्टेप 3rd में ही है ना। तो एक बार अगर मैं आपको बताने का प्रयास दोबारा से करूं, तो करना क्या है, आपको करना क्या है कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और उसको कहा जाएगा गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करो कि ये सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत का मतलब है कि n के सभी प्राकृतिक संख्यात्मक मानों के लिए, समझ में आ रही बात नहीं, n कहीं कोई भी प्राकृतिक संख्या है, n के सभी मानों के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा। अब सभी मानों का मतलब n = 1 2 3 4 5 ऐसे रख के तो चेक नहीं करेंगे, तो हम इस सिद्धांत के हिसाब से 3 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसा बनाएंगे, तो हम लोग लिख लेंगे Pn का मतलब एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, Pn सच दैट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। तो पहले स्टेप में हम करेंगे, स्टेप 1 में n = 1 के लिए हम इसकी जांच करेंगे। पहली बारी में हम क्या करते हैं, जांच करते हैं कि ये सत्य है या नहीं है, अगर सत्य होगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो ये n = 1 के लिए सत्य हो गया था, जो हमने भी करके बताया है। अगर ये n = 1 के लिए सत्य होता है, देन हम लोग स्टेप 2 पे जाएंगे, और स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, n = k के लिए इस pk को, क्योंकि n की वैल्यू k रखेंगे,
पी के को हम सत्य मान लेंगे, अपनी तरफ से करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, मान लो कि n इज इक्वल टू के के लिए सत्य है, इसमें हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे। इसको मानने के बाद में जब हम थर्ड स्टेप में बढ़ेंगे तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए पी के प्लस वन सत्य है, ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, n की जगह के प्लस वन रखेंगे सच दैट 1 + 2 + 3, ये क्वेश्चन जा रहा था हमारा, क्योंकि यहां तक तो ये पहले ही था, ऊपर वाले स्टेप में ही मिल जाएगा यहां तक का, तो देखो। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इससे एक पद आगे बढ़ना है, तो k से अगला पद k प्लस वन ही होगा, क्योंकि एक का अगला पद 2 है तो 2 का 3 है, तो k का k प्लस वन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर जहां जहां n था इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम k प्लस वन भर देंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। फिर हम क्या करेंगे, हम फर्दर हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, ये वाली साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जब उठा लेंगे इसे सॉल्व करते हुए विद यूजिंग, हम किसको यूज करते हुए, स्टेप सेकंड का यूज करते हुए हम लोग इस पूरे को ये बना के दिखा देंगे, यानी कि राइट हैंड साइड कर देंगे। और जैसे ही ये राइट हैंड साइड बनती है तो हम कह देंगे n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए p के प्लस वन सत्य है, अतः, बस ये वाली लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, अगर ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख दो, अतः n बिलोंग्स टू, ठीक है ना, कैपिटल N के लिए कथन सत्य है। तो ये गणित आगमन सिद्धांत का यही स्टेप्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, आपको और अच्छा फील होगा। चलिए अब बेटा इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर को लेकर के जो हम एग्जांपल नंबर सेकंड की अगर बात करें तो उसमें भी हमें कहा गया है, एक अलग क्वेश्चन है कि सभी धन पूर्णांकों के लिए, धन पूर्णांक का मतलब समझते हो ना, धन पूर्णांक क्या होते हैं, बेसिकली नेचुरल नंबर ही तो होते हैं जो धन पूर्णांक हैं, ठीक है ना। आपके पास धन पूर्णांक मतलब सीधी बात है कि 0 1 2 3 इधर वाले जो होते हैं इंटीजर्स के अंदर, ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स ही हैं, धन पूर्णांक हमारे नेचुरल नंबर ही हैं। सभी नेचुरल नंबर के लिए हम लोगों को सिद्ध करना है कि 2 की पावर n कभी भी होता है, 2 की पावर n जो होता है वो हमेशा n से ही बड़ा होगा। n का मान कुछ भी रखेंगे, जैसे n का मान हमने 1 रखा तो 1 हमेशा, 2 की पावर 1 हमेशा 1 से बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। 2 की पावर अगर मैं 2 कर दूं ये 2 से बड़ा होगा, 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूं तो ये 3 से बड़ा होगा। वैसे तो हमें दिख रहा है, ठीक है ना, वैसे तो हमें दिख रहा है कि बात सही है, सत्य है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसको प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ पीएमआई। पीएमआई का मतलब, ठीक है ना, पीएमआई का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत की हेल्प से। तो क्या स्टेप बताए थे, ठीक है, क्या स्टेप मैंने आपको बताए थे, जरा याद कर लो, और उन्हीं स्टेप्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने कहा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर हम लोग बात करेंगे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना, के लिए हम लोग जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। स्टेप सेकंड में हम लोग, ठीक है ना, स्टेप फर्स्ट था ये, स्टेप सेकंड में हम लोग, ठीक है ना, मान लेते हैं, है ना, जांच किसी करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए P1 की जांच करते हैं। P1 क्या होता है अभी बताया था मैंने, अभी क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा। फिर स्टेप सेकंड में माना कि n इज इक्वल टू k के लिए हम लोग pk को हम लोग सत्य मान लेते हैं, सत्य है ना, माना कि n इज इक्वल टू k के लिए pk जो है वो सत्य होगा, मान लेंगे। और स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते थे, स्टेप थर्ड में हम लोग सिद्ध करते थे, सिद्ध करेंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए, है ना, आपके पास में p k प्लस वन सत्य है आपके पास में। ठीक है, तो चलिए अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको कथन बना लेंगे। इसको हमने एक कथन कह लिया कि Pn कह लिया, Pn सच दैट एक कथन है जो कह रहा है कि 2 की पावर n बड़ा है n से, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे कर लिया। तो यूजिंग द स्टेप नंबर 1, तो हम लोग क्या करते हैं स्टेप 1 में, स्टेप 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं क्या बात बनती है। तो जब 1 करेंगे तो P1 सच दैट 2 की पावर 1, ठीक है, आपके पास में बड़ी होगी 1 से, जो सत्य है, बिल्कुल सत्य है ना, देख लो ना आप, जो सत्य है भाई, 2 की पावर 1 का मतलब 2 हमेशा बड़ा होगा 1 से, बात सही है। तो ये तो बात सही होगी, जब ये सत्य हो जाता है तो हम लोग स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हम लोग स्टेप सेकंड की तरफ जाएंगे, स्टेप सेकंड की तरफ जाएंगे जब,
तो इसमें क्या करेंगे, माना, हम मान लेते हैं माना n इज इक्वल टू k के लिए p के, है ना, p के सत्य है, मतलब कि p के सच दैट 2 की पावर k वो बड़ी होगी हमेशा k से। ठीक है आपके पास। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप थर्ड के अंदर, है ना, स्टेप थर्ड के अंदर। जरा थोड़ा यार पानी पी लें, बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। चलिए, तो स्टेप थर्ड में हम लोगों को क्या करना है बेटा, स्टेप थर्ड में हम लोग सिद्ध करेंगे, है ना, सिद्ध करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है ना, p k प्लस 1 सत्य है। तो मतलब क्या है कि मेरे को प्रूव करना है कि p k प्लस 1, ठीक है ना, सच दैट 2 की पावर k प्लस 1 कहाँ रख रहा हूं, इस वाले में रख रहा हूं, काम यही से चल रहा है सब। 2 की पावर k प्लस 1 हमेशा बड़ी होगी k प्लस 1 से, ठीक है, k प्लस 1 से, मेरे को ये प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं। अच्छा, प्रूफ किससे करना है, इंडक्शन से करना है, तो इसका मतलब हम सेकंड स्टेप का यूज करते हुए ही थर्ड स्टेप पे जाएंगे। तो सीधी बात है, तो सेकंड स्टेप से ही हम लोग करेंगे। चलिए देखो मैं कर रहा हूं नाउ, चूंकि हमें पता है, चूंकि ध्यान दें, चूंकि हम जानते हैं, हम चूंकि ऐसा लिखो ऊपर से, चूंकि 2 की पावर k जो है वो बड़ा है k से। क्यों है, क्योंकि देख लो आप खुद ही स्टेप सेकंड के अंदर, क्या स्टेप सेकंड से, ठीक है ना भाई, ये तो बात सही है ना कि 2 की पावर k हमेशा बड़ी है k से, तो हमने ऊपर मान ही लिया है ना। अब ध्यान दो, यहां नीचे लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं यहां पे इधर करूंगा इस काम को, यहां पे। अच्छा ध्यान दो, 2 की पावर k बड़ा है k से, ये तो बात सही है, ठीक है ना, आपके पास में स्टेप 2 से मैं लिखिए। मेरे को चाहिए क्या प्रूफ के अंदर, मेरे को चाहिए k की पावर 2 की पावर k प्लस 1, और k प्लस 1 कब आएगी, अगर मैं एक काम करूं, इसमें भी 2 से गुणा कर दूं उधर की तरफ, इसमें भी 2 से गुणा कर दूं, तो कोई फर्क थोड़े पड़ जाएगा, क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या। हम कह रहे हैं कि 4 बड़ा है 5 से, इसमें भी मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, 2 चौक 8 कर दे रहा हूं, इसमें भी 2 से गुणा कर रहा हूं, 2 दूनी 10 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत थोड़ा ही है। 8, अरे क्या लिख दिया मैं, गलती कर दी, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि 5 बड़ा है 4 से, बात सही है। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तब भी तो आपके पास में बड़ा ही रहेगा, तब दिक्कत थोड़ा ही हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे असमीकाओं वाला एक पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है, छठा चैप्टर आपके पास में है, जिसके अंदर ये बड़ा छोटा बराबर ये सब पढ़ाएंगे, और इनको हल करने के तरीके सीख जाएंगे, फिर ये चीजें आसान लगती है, क्योंकि छोटी क्लासेस के अंदर तो ऐसा कहीं दिख जाए ना सवालों के अंदर तो डर लगने लगता है ना आपके पास में, लेकिन अब डरोगे नहीं, जब छठा चैप्टर हम करेंगे तो ये सब चीजें सीख जाएंगे। अभी सुनो मेरी बात, अभी तो जो जरूरी है उसको देखो। मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने इसमें इसके दोनों पक्षों में, यहां लिख दो, दोनों पक्षों में 2 से गुणा, ठीक है ना, गुणा करने पर, जब मैंने 2 से गुणा करी तो ये स्टेप मुझे मिल गया, ठीक है, ये वाला स्टेप मुझे मिल गया, ठीक है आपके पास। अब ध्यान दो, तो दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाइज हमें करेगा, यहां पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, आप इंप्लाइज का चिन्ह लगाएंगे, मतलब इससे आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर k प्लस 1 बड़ी होगी 2k से, ठीक है ना, लेकिन हमें तो दिखाना किससे है, हमें k प्लस 1 से दिखाना है। 2 की पावर k प्लस 1 को बड़ा दिखाना है k प्लस 1 से, लेकिन मैंने किससे दिखा दिया, 2k से दिखा दिया, कोई दिक्कत ना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा ना, इतना भी हल्के में ना लेके चलो यार इस चैप्टर को, थोड़ा सा दिमाग। अच्छा सुनो मेरी बात, देखो, अगर हम कहें कि 2 जो है वो बड़ा है, ठीक है ना, आपके पास हमेशा बड़ा होता है 1 से, ठीक है ना, 2 हमेशा बड़ा होता है 1 से, या ये कहें 1 प्लस 1 जो है वो बड़ा होगा 1 से, ठीक है ना, होता ही है आपके पास में, है ना, आपके पास में। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बता रहा हूं आपको, देखो, जो 2k है, ठीक है ना, जो 2k है
इसको हम k+1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? k+k हमेशा k+1 से बड़ा होगा या नहीं होगा? मुझे एक बात बताओ, ये जो बात मैंने लिखी है, ठीक है ना, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या भाई? अगर मैं 16 लिख रहा हूं, 16 को मैं 8+8 लिखता हूं, तो 8+8 8+1 से बड़ा होगा या नहीं होगा? चेक कर लो। मैंने 8+8 को, है ना, 8+1 से बड़ा होगा नहीं होगा? बिल्कुल बेसिक सी बात है। मैंने लिखा 7+7 जो है दो संख्याओं का योग हमेशा बड़ा होगा 7 में अगर एक जोड़ा है तो। बिल्कुल 14 हमेशा बड़ा होता है 8 से, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं, हम जानते हैं, यहां लिख सकते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि जो 2k है ना बेटा, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होगा k+1 से, ठीक है ना। यानी कि k+1 k+k बड़ा होगा k+1 से। बात सही है ना यार? बिल्कुल सही बात है आपके पास में। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, ऊपर ही लिखो, हम जानते हैं कि k+k बड़ा होगा k+1 से, है ना आपके, यानी कि 2k जो है वो बड़ा होगा k+1 से, ठीक है। और अगर हम लोग ध्यान दें इस रिलेशन को, ध्यान दें इस रिलेशन और इस रिलेशन को मिक्स कर दें, इस वाले रिलेशन को और इस वाले रिलेशन को मिक्स कर दें, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखो 2 की पावर k+1 बड़ी है k+1 से, 2 की पावर k+1, ये तो प्रूफ करना ना मेरे को। हाँ ये नहीं, इसको कुछ नहीं करना है हमें, इससे तो बात ही नहीं करनी है, इस पर ध्यान दो। इससे और इस स्टेटमेंट से बात करनी है, सिर्फ इससे और इससे। देखो 2 की पावर k+1 जो है वो बड़ा है 2k से, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको a कह लूं, a बड़ा है b से, इस वाले इसको मैंने b कह दिया, और यहां पर ये जो b है, ये b बड़ा है c से, इसको मैंने c कह दिया। तो अब मुझे बताओ क्या a बड़ा होगा c से? सोच लो ना, a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, तो a तो बड़ा होगा ही c से। बात समझ रहे नहीं यार? a b का बड़ा भाई है, b c का बड़ा भाई है, तो a तो c का भी बड़ा भाई होगा या नहीं होगा? ये तो 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, तो जो 5 है वो 3 है, तो ये तो रिलेशन होगा ही होगा। चेक कर लो ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हो उसमें कि इसको आप रिलेशन, इसको एक ए कह सकते हो, है ना, इसको संबंध ए कह सकते हो, इसको संबंध बी कह सकते हो। तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से हम कह सकते हैं कि जो 2 की पावर k+1 है वो हमेशा बड़ी होगी k+1 से, ठीक है ना। और जो मेरे को प्रूफ करना था भाई, अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि ये दूसरा ही सवाल है, मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आसानी से समझ में आएंगी। तो बेटा k+1, 2 की पावर k+1 बड़ा हो गया k+1 का, यही तो मेरे को प्रूव करना था। तो लिख देंगे अतः n इज इक्वल टू k+1 के लिए, ठीक है ना, के लिए pk+1, है ना, pk+1 सत्य है ना। और यहां लिखूंगा मैं एक लाइन और लास्ट वाली, अतः सभी जो उसने कहा था, सभी धन पूर्णांकों के लिए आपके पास में 2 की पावर n, ठीक है ना, सभी धन पूर्णांकों के लिए 2 की पावर n हमेशा बड़ी होगी n से, जहां पर n कोई भी नेचुरल नंबर है, या लिखने की जरूरत नहीं है, धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। हो गया काम। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही 2 एग्जाम्पल्स पे फोकस करो और जो तरीका मैंने बताया उसको देखो। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन जब मैं इसका लेके आऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो मैं इसके सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, क्योंकि मैं एकदम से सब चीजें आप पे थोपना नहीं चाहता हूँ। जितना भी बताया है उसको थोड़ा सोचें, समझें और करें, ठीक है। फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ।